नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की आपकी खास तैयारी। और ये जान लीजिए कि कल की तैयारी दरअसल दर्शकों का शो है और इस पूरे शो में जो ज्यादा वेटेज होता है वो आपकी तमाम शंकाओं के समाधान का होता है। इसके साथ ही मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं और वो हमारे साथ जुड़ते हैं आपके तमाम जो शंकाएं हैं, आपके जो सवाल हैं, उन पर भरोसेमंद सलाह देने के लिए। वैसे आज के शो में होगा और भी बहुत कुछ, किन किन चीजों पर हम बात करने वाले हैं जरा उस पर फटाफट से निगाह डाल लेते हैं। तो आज के शो में हम बात करेंगे कि आखिर ऑटो और एनर्जी शेयरों में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं। इसके अलावा एसबीआई बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने पर विचार कर रही है, पूरी खबर आपको बताएंगे। और रोज की तरह कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी हम आपके सामने रखेंगे। होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन इसके अलावा जान लेते हैं कि आखिर आज हमारे साथ शो में कौन कौन से मेहमान जुड़ेंगे। तो कल की तैयारी के शो में आज आशीष माहेश्वरी होंगे, डायरेक्टर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से। इसके अलावा केवल पटेल होंगे, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस से। और शो में जुड़ने का खास तरीका क्या है वो जरा आप जान लीजिए। जी हां, शो में आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो शो में जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप जो नंबर है हमारा, उसके जरिए जुड़ना होगा और इसके जरिए आप हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम आज के बाजार से करते हैं। आज के बाजार में ऊपरी स्तर से आज दबाव देखने को मिला और इस वजह से शुरुआती तेजी में कमी और निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 18,650 के स्तर पर बंद हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी ने 102 अंकों की तेजी के साथ फिर नया शिखर बनाया। बाजार में हुए एक्शन की पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज के मार्केट में कारोबार की बात करें तो अच्छी मजबूती के साथ आज हमने देखा क्लोजिंग हुई है। 52 अंक ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज 44,000 के ऊपर ही देखने को मिली है। वहीं सेंसेक्स की अगर बात करें तो 144 अंक ऊपर यहाँ पर सेंसेक्स ने भी क्लोजिंग दी। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज मेटल शेयरों में काफी अच्छी तेजी थी। हिंडाल्को करीब 2.5% ऊपर। इसके अलावा ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिली। ओएनजीसी भी था आज का टॉप गेनर में से एक, 2.5% ऊपर की मजबूती यहां पर भी देखने को मिली। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, यूपीएल और आयशर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छे गेन के साथ आज कारोबार कर रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों में नेस्ले, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स और एचयूएल जैसे स्टॉक में आज हमने देखा कि कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा था। इसके अलावा टॉप गेनर्स मिड कैप स्पेस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आज आइडिया में आज काफी अच्छी तेजी थी, करीब 10% ऊपर यहाँ पर कारोबार हो रहा था। इसके अलावा न्यू इंडिया एश्योरेंस, आज इंश्योरेंस शेयरों में भी अच्छी तेजी बनी हुई थी और करीब 9.5% की तेजी वहां पर थी। पीएनबी हाउसिंग और सूजलॉन जैसे स्टॉक्स भी आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों में यस बैंक था आज मिड कैप स्पेस का टॉप लूजर। आज खबर भी आई कंपनी में कुछ बड़े निवेशकों की यहां पर एंट्री होने की बात की जा रही है। वारंट के जरिए कंपनी रकम जुटाएगी, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की अंडरवेट की रेटिंग आई और उसके बाद हमने देखा कि आज यस बैंक के स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिली। कोलगेट के स्टॉक में भी आज वीकनेस थी और वहीं फैक्ट और रेडिंगटन, ये दोनों स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। तो आज हमने देखा कि एफएमसीजी पैक ने भी बाजार में कमजोरी बनाने का काम किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में शानदार तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा आज कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो छोटे मझोले बैंकों में लगातार जो तेजी का दौर है वो अभी भी जारी है। यूको बैंक में 16% की मजबूती थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईओबी जैसे स्टॉक्स भी आज करीब 7% चले। शुरुआत देखा था हमने पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की जो शुरुआत थी वो हल्की कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन बस फिर बाजार बंद होते होते देखिए छोटे मझोले बैंकों में अच्छा मोमेंटम दिन के दौरान नजर आया। इसके अलावा जीएसटी में राहत की खबर से हमने देखा कि एमआरपी और चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में भी आज जोरदार तेजी देखने को मिली है।
तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी आप तक पहुंचा रही थी। और चलिए अब अपने खास मेहमानों की ओर बढ़ते हैं। आशीष माहेश्वरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, डायरेक्टर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से। इसके साथ ही केवल पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट से। केवल और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार पर खास टिप्पणी आपकी, किस तरह से देख रहे हैं आप? थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कुछ सेक्टर्स में नजर आई है। सर, आप अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें। थैंक यू। तो मेरा मानना है कि जो मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत बाजारों में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक उसका बड़ा रीजन ये है कि बाजार में बहुत ज्यादा जो ट्रेडिंग का जो रुझान बढ़ गया है वो पीएसयू बैंक की तरफ बढ़ गया है, जिसके कारण से आप देख रहे हैं जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी जो ट्रैक्शन बना हुआ है वो पीएसयू बैंक्स हैं या मेटल के स्टॉक हैं या मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं, यहीं पे बना रहेगा। और दूसरे सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा अभी निवेशकों का रुझान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे चॉइसेस बहुत सारी हैं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में, और जो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पैसा उनका बनता है इंट्राडे में या एक दो दिन के डिलीवरी में, वो काफी यहीं बन रहा है। तीसरी बात यह है कि ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है पीएसयू बैंकिंग, ये काफी अंडर ओन सेक्टर है, क्योंकि ज्यादातर बैंकों को कैपिटलाइज करने के कारण से जो सरकार की शेयर होल्डिंग बैंक्स में है वहाँ 70 से लेकर 92-93% तक हो गई है, और फ्लोटिंग स्टॉक इस कारण से काफी कम है। तो जिसके कारण से जो ट्रेडर हैं वो इसी पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ देख रहे हैं। तो मेरा अभी भी मानना है ये सेक्टर परफॉर्म करता रहेगा, और दूसरे जो ट्रेडिशनल सेक्टर चाहे फार्मा हो, एफएमसीजी वगैरह हो, वो अंडर परफॉर्म करते रहेंगे। बिल्कुल। केवल आपकी आज के बाजार पर खास राय? हाय प्रशांत, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में जो सेक्टर्स है जो ज्यादा फोकस में रहेंगे वो रहेंगे रियलिटी, मेटल, आईटी, और कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर भी एक नजर में रहेगा लोगों के। पिछले कुछ दिनों में फार्मा सेक्टर में भी कोई अच्छा सा वैल्यू बाइंग भी शो हुआ है थोड़ा बहुत। तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो हर महीने अपना एसआईपी के तौर पे जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें एसआईपी उनको कंटिन्यू करनी चाहिए। मार्केट में ऊपर के लेवल के जो भी लेवल्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, वो अभी भी बने हुए हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज या फिर ऐसा कोई अनसर्टेनिटी वाला कोई न्यूज या कोई इवेंट अभी मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मेरा व्यू रहेगा कि बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, तो बाय एंड होल्ड की रणनीति अपनाने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की ओर से। और चलिए, जैसा हम आपको बार बार कहते हैं कि ये तो दर्शकों का शो है, और आप दर्शक लगातार हम तक जो अपने थैंक यूज़ पहुंचा रहे हैं, जो आपका ग्रेटिट्यूड हम तक पहुंच रहा है, उसके हम सभी बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपका पैसा बने, ये हमारी कोशिश रहती है। और इसी सिलसिले में अब जो दर्शकों ने हम तक सवाल पहुंचाए उसकी ओर रुख करते हैं। पहला सवाल है जितेंद्र सिंह का, धनबाद से, और इन्होंने पूछा है टाटा एलेक्सी के 15 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 8,748 के भाव पर, आगे क्या करना चाहिए? तो बताएं केवल, क्या इनको सलाह होगी? बिल्कुल प्रशांत, मेरी सलाह ये होगी टाटा एलेक्सी में कि उन्होंने 8,748 के लेवल पे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं करते हुए टाटा एलेक्सी नीचे के लेवल्स शो कर रहा है। ऑलमोस्ट उसने 200 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक डाउन कर दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर उनको टाटा एलेक्सी एवरेज करना है, अगर वो लंबी अवधि के हिसाब से इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनका जो एवरेज करने का लेवल रहेगा वो 6300 6400 के बीच में वो एवरेज कर सकते हैं अपना स्टॉक। और जब भी वापस वो 8,740 के लेवल पे आए तो एवरेज किए हुए क्वांटिटी वो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी की क्वांटिटी होल्ड करें अगले ऊपर के लेवल के लिए, जो कि रहेंगे 10,000 और उसके ऊपर 13,000। खास सलाह आपको मिलती हुई जितेंद्र। और इनका अगला सवाल है, सोना कॉम्स के भी इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं 508 रुपए के भाव पे। सोना कॉमस्टार के इन्होंने शेयर लिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें, ये सवाल है। बताएं केवल, क्या करना चाहिए? सोना कॉम उन्होंने बहुत ही ऊपर के स्तर पे लिया हुआ है,
और उसके बाद ऑलमोस्ट वो आधा हो चुका है उनके बाइंग के लेवल से। अभी उनको डेफिनेटली एक बार एवरेज कर लेना चाहिए क्वांटिटी को। मेरे ख्याल से 30 to 40% क्वांटिटी एवरेज करनी चाहिए। अभी जो लेवल है 480 का लेवल है। मेरा जो एक्सपेक्टेड प्राइस है अभी शॉर्ट टर्म 1 से 1.5 महीने में वो रहेगा 600-610 के बीच में। तो अगर आप यहाँ 480 के आसपास जो भी क्वांटिटी एवरेज कर रहे हैं वो आप 600 के आसपास प्रॉफिट बुक कर ले। इस तरह से आप आपका जो लॉस हुआ है उसको आप कवर कर सकते हैं। बाकी की क्वांटिटी कृपया करके होल्ड करें। जो आपने 813 के आसपास खरीदा हुआ है वो आपको 1000 और 1050 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा अगले 1 से 1.5 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। अगले दर्शक के सवाल की ओर बढ़ते हैं। अश्विन कुमार हैं राजस्थान से और इनका सवाल है ओमेक्स ऑटो के 2750 शेयर लिए हैं 63 रुपए 20 पैसे के भाव पे, क्या करना चाहिए? 17,000 का नुकसान अब तक इन्होंने झेल लिया। आशीष, खास सलाह इन्हें। बिल्कुल, थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे तो स्टॉक इन्होंने परचेज कर लिया है और इसके अलावा जो कंपनी के परफॉर्मेंस में भी हमने देखा कि लास्ट 2 क्वार्टर में से इनफैक्ट लास्ट दोनों क्वार्टर इस साल के उन्होंने लॉस ही किया है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की। और अभी चूंकि फ्लेवर ऑफ द डे थोड़ा पीएसयू बैंकिंग ही है तो मैं वहीं जाना चाहूंगा। मेरा मानना है इसको बेच के आप पीएनबी के स्टॉक में 58-59 रुपए के आसपास बाय कर लें और इस स्टॉक का लक्ष्य अगले 3 महीने के लिए 70 रुपए का रहेगा। तो आपका यहाँ से आप लॉस रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो खास सलाह आपको मिलती हुई अश्विन कुमार, और आपको इस पर अमल करना चाहिए। बढ़ते आगे। प्रीतेश गोकनी हैं जामनगर से। इन्होंने सीपीएससी ईटीएफ के 10,000 शेयर लिए हैं 24 रुपए 80 पैसे के भाव पे, क्या 12 महीने होल्ड कर सकता हूं? ये सवाल है आशीष जी। हाँ, तो बिल्कुल इनफैक्ट अभी सीपीएसई ईटीएफ का जो प्राइस है वो अपने 52 वीक हाई पर ही चल रहा है और जो इसके कंपोनेंट्स हैं कंपनियां वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक में बने रहें और मेरा लक्ष्य इसके लिए आगे इस साल के एंड तक इनफैक्ट मार्च तक करीब 43-44 का रहेगा। तो और लंबी अवधि के लिए भी बने रह सकते क्योंकि जो एक मोमेंटम बना हुआ है पीएसयू स्टॉक्स में वो इतना जल्दी फिजल आउट नहीं होगा। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में और इस ईटीएफ में बने रहने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे। ऋषभ अग्रवाल हैं गाजियाबाद यूपी से। अपना सवाल इन्होंने पूछा है। ग्रीन पैनल के 300 शेयर इन्होंने लिए हैं 386 के भाव पर, क्या करें? होल्ड करें या फिर सेल करना ठीक रहेगा? केवल क्या होगी इनको सलाह? बिल्कुल प्रशांत, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी रिसेंटली अगर ब्रेकआउट के टाइम पे बाय करने की कोशिश की होगी जो 29 नवंबर के आसपास, लेकिन वो जो चैनल ब्रेकआउट है या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका प्रॉपर ब्रेकआउट आया नहीं है। वो एक फेक ब्रेकआउट था। अभी फिलहाल के लिए जो स्टॉक है वो वापस रिटेस्ट के जोन पे है या फिर आप बोलो कि डाउनवर्ड चैनल में ही चल रहा है। तो वापस जब तक ये 400 रुपए के ऊपर नहीं आता है तब तक इसको ऐड करने का या फिर सेल करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, जरूर ये रहेगा कि जैसे ये स्टॉक आपको 325 के नीचे क्लोजिंग में मिलता है, जिस भी दिन 325 के नीचे क्लोज आता है, प्लीज आप आपका लॉस बुक कर लीजिए क्योंकि उसके बाद वो डाउनवर्ड चैनल ऑल कंटिन्यू रहेगी। तो ज्यादा लॉस ना करें 325 के नीचे। खास तौर पे इस राय पर ध्यान दें। बढ़ते हैं आगे। अशोक जैन हैं भीलवाड़ा राजस्थान से और इनका सवाल है कि इन्होंने इंडिया बुल रियल एस्टेट लिमिटेड के 1431 शेयर लिए हैं 168 रुपए के भाव पर, आगे क्या करना चाहिए? आशीष जी, क्या खास सलाह होगी इन्हें? देखिए, ये बिल्कुल उन्होंने 52 वीक हाई पे स्टॉक को खरीद लिया है और इस स्टॉक में मोमेंटम इसलिए कम आ रहा है क्योंकि वो एनसीएलटी में जो डेट्स हैं इसके वो बढ़ती जा रही हैं पिछले 4 महीनों से। तो अब वो अगली तारीख जनवरी में है शायद। तो मेरी सलाह रहेगी कि आगे जो इंतजार है वो यहाँ पे काफी लंबा हो गया है। तो आप इस स्टॉक में से निकल जाए और यहाँ पे इसकी बजाय बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में निवेश करें। और मेरा मानना है यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया की 3 साल होल्ड करके रखेंगे तो बिल्कुल डबल होने का पूरा चांसेस है और आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, जो मुझे टाइमिंग प्रोबेबिलिटी डबल रियल एस्टेट में कम नजर आती है।
बिल्कुल, तो खास सलाह आपको मिलती हुई बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। निकम सागर हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से। विप्रो के 60 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 572 के भाव पर लिया है, लेकिन अभी जो है भाव जो है वो 397 पर जा चुका है। तो किस तरह की यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, केवल बताएं इन्हें। विप्रो एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, मेरा तो डेफिनेटली फेवरेट है। हालांकि पिछले साल में जो उसने हाई बनाया था अराउंड 740 750 के आसपास, वहां से ऑलमोस्ट ये आधा हो चुका है, 400 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले अराउंड 5 से 6 महीने से ये 400 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको इसमें एवरेज कर लेना चाहिए, आपका 570 के आसपास बाय किया हुआ है। और जो आप अभी एवरेज करना चाहोगे वो एवरेज आपको हर महीने क्वांटिटी उस हिसाब से लेनी है कि जो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है वो अगले 6 से 7 महीने में आप एवरेज कर पाओ। तो लेट से आप अगर 400 के लेवल पे अगले 2-3 महीने तक बाय करते हैं, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 350 क्लोजिंग बेसिस पे, और जो आपका टारगेट है वो 550 और उसके ऊपर 700 के लेवल रहेंगे। तो खास रणनीति आपको स्टॉक में बनानी होगी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं। अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। कन्हैया कुमार झा हैं कोलकाता से, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। गुजरात पिपावाव पोर्ट के 200 शेयर इन्होंने लिए हैं और 88 रुपए के भाव पे क्या करना चाहिए? आशीष जी, क्या होगी इन्हें सलाह? इनफैक्ट ये स्टॉक मेरा आज का टॉप पिक भी था, गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड, और काफ़ी बेहतरीन आपका स्टॉक सिलेक्शन है और मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की। और इनफैक्ट स्टॉक को किसी भी गिरावट पर यदि दोबारा से 87 88 आए तो आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। जो मेरा लक्ष्य है अगले 6 महीने का वो 140 रुपए है इस स्टॉक के लिए। बिल्कुल, तो खास सलाह आपको मिलती हुई। विक्रम हरिपल जो है हमारे अगले दर्शक हैं, जमशेदपुर से, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। LIC के 75 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 745 के भाव पर, क्या करना चाहिए, होल्ड करें या सेल करें, केवल क्या होगी इन्हें सलाह? प्रशांत जी, ये LIC जो इंश्योरेंस वाला नया है वो उन्होंने लिया हुआ है। डेफिनेटली अगर वो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, 745 के भाव पे लिया हुआ है, अभी 724 725 ऑलरेडी चल रहा है और ये एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है। इनको प्रॉफिट बुकिंग 800 रुपए के लेवल पे करनी चाहिए और अगर उनको स्टॉप लॉस रखना है तो अराउंड 610 के नीचे जब भी क्लोज आए आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और आपका टारगेट 800 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो खास सलाह आपको मिलती हुई बढ़ते हैं आगे। ब्रजेश मिश्रा हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। सुप्रिया लाइफ साइंसेज के इन्होंने 425 शेयर लिए हैं 310 रुपए के भाव पर, इस पर लॉन्ग टर्म नजरिया कैसा होना चाहिए, ये है इनका सवाल। आशीष जी, क्या कहेंगे आप? मैं एक्चुअली फार्मा सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, तो मेरा नजरिया इस पर्टिकुलर सेक्टर पे न्यूट्रली रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसके बजाय आप रेलवे के स्टॉक्स या सीमेंट स्टॉक या PSU बैंकिंग स्टॉक्स पे यदि बाइंग करेंगे तो आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कहीं ज़्यादा अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो सुप्रिया लाइफ साइंस के बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडियन बैंक या सिटी यूनियन बैंक के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपको खास सलाह मिलती हुई और बढ़ते हैं अगली दर्शक जो हैं उनकी ओर। जसपाल सिंह हैं दिल्ली से, इन्होंने GMR इंफ्रा के 400 शेयर लिए हैं 41 रुपए 21 पैसे के भाव पे, केवल क्या करना चाहिए इन्हें? रखें, होल्ड करें, सेल करें, क्या करना होगा? सर उनका जो प्रॉफिट बुकिंग लेवल है वो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल 46.50 होना चाहिए। अगर 46.50 पे आप लेट से 30 या 40% क्वांटिटी आपकी बुक करते हैं, सेकंड आपका प्रॉफिट बुकिंग लेवल आएगा 58 रुपीज पे, जहां पे आप आपका पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आपको खास सलाह मिलती हुई और इसी के साथ दर्शकों की जो सवालों का सिलसिला है वो यहाँ हम रोकेंगे और बढ़ते आगे। कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर क्या होने वाले हैं, हमारी सहयोगी वामाक्षी उसका पूरा ब्यौरा दे रही है। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उन ग्लोबल क्यूज़ के साथ जो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में रिपोर्ट होंगे। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्यू रहेगा FOMC का रेट डिसीजन और उसी के साथ हम देखेंगे कि फेड चेयर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी और ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है जो आपके रेडार पर ज़रूर होना चाहिए। EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी आ जाएगी और इस पर भी हमारी नज़र होगी क्रूड की रीसेंट चाल को देखकर।
ग्लोबल क्यूज़ की बात कर लेते हैं जो कल आने वाले हैं। इंडिया का करंट अकाउंट बैलेंस रिलेटेड डेटा है वो कल रिलीज़ होगा। दो इंपॉर्टेंट रेट डिसीजंस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड दोनों ही अपने रेट डिसीजन इंटरेस्ट को लेकर देने वाले हैं, तो इसी के चलते ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ है ट्रैक करने के लिए। यूएस की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स रिलेटेड डेटा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपके रेडार पर ज़रूर होना चाहिए। चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्यू है जो आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। खैर ये तो हो गए सारे इकोनॉमिक क्यूज़, मगर कॉर्पोरेट फ्रंट पर क्या हो रहा है हम देखेंगे कि हिम्मत सिंह साइड फोकस में रहेगा। फंड रेजिंग को लेकर बोर्ड की बैठक होने जा रही है। इसके अलावा श्रीराम प्रॉपर्टीज़ भी फोकस में रहेगा। कल लॉक इन पीरियड खुल रहा है। आखिर में हम फोकस करते हैं आईपीओ मार्केट पर। आबांस होल्डिंग्स आईपीओ, लैंडमार्क कार्स की आईपीओ, कल आखिरी दिन है इन सारे आईपीओस को सब्सक्राइब करने का। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्यूज़ जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये थे कल के ट्रिगर्स और चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यस बैंक का शेयर वारंट के जरिए 8,887 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शरद। जी बिल्कुल, यस बैंक में अब देखा जाए तो कैपिटलाइजेशन पे जो है पूरा फोकस था और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, अब यहाँ पे जो है लगभग 370 करोड़ के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कह सकते हैं, और अराउंड 250 करोड़ से ज़्यादा के वारंट्स ये जो हैं दो बड़े पी दिग्गज कंपनीज को मिलेंगे। एक हुई कार्लाइल, दूसरा हुआ एडवेंट इंटरनेशनल। अब इसके कारण जो है कंपनी की जो लिक्विडिटी रेशियो है, कैपिटलाइजेशन रेशियो, इसमें इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा और लगभग 950 करोड़ ऑलरेडी कंपनी के खाते में आ चुके हैं और बाकी सब जो है समय के हिसाब से वारंट्स जब कन्वर्ट होंगे शेयर्स में तब जो है वो इन्वेस्टमेंट दिखेंगी। इसके अलावा दो अहम जो है अनाउंसमेंट्स आए हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दोनों प्राइवेट इक्विटी हाउसेस के दो दिग्गज प्लेयर्स सुनील कौल कार्लाइल के और श्वेता जलान जो एडवेंट इंटरनेशनल की हैं, उनको जो है एडिशनल डायरेक्टर का पद मिला है यस बैंक में। और आगे जाते हुए जो है हमारे सूत्रों से पता चला, ईटी नाउ स्वदेश का एक्सक्लूसिव है, कि जो पिछले अगले 2 या 3 हफ्ते में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 11,900 करोड़ का जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम है जीसी फ्लावर्स। और तीसरे तिमाही में जो है लगभग 1700 करोड़ का जो है इनफ्लो सेल में भी दिखने मिल सकता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए लाइफ टाइम लेवल से स्टॉक जो है 94% गिर चुका है, लेकिन अगर मार्च के लो से देखें तो 90% स्टॉक ऊपर है। ये नज़रिया का बात है, लेकिन याद रखिए एसेट क्वालिटी पिछले 5 तिमाही में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है और कंपनी का मानना है कि कैपिटलाइजेशन के बाद जीएनपीए रेशियोज 2% के नीचे हो जाएगा और एनएनपीए रेशियोज की बात करें तो वो लगभग 1% का आ जाएगा। रिटेल निवेशकों के भी जो है पोजीशंस बढ़ गई हैं, 15% ज़्यादा रिटेल निवेशक आ गए हैं, लगभग 45 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। और आगे जाते हुए जो इक्विटी में अगर बात करेंगे तो सबसे पहला ऑफकोर्स होने वाला है कि जो बेसल नॉर्म से जो लिक्विडिटी रेशियो है वो इम्प्रूव करेगी। क्रेडिट साइकिल बैंक्स में अच्छे चल रहे हैं और इसके अलावा जो रिटर्न ऑन एसेट्स की जो आंकड़े होते हैं वो 1% से ज़्यादा हो सकती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और आखिर में मैं कहूँगा कासा रेशियो, वहाँ पे भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट देखने मिलेगी जो 30% के ऊपर रहेगा। तो ओवरऑल ऑफकोर्स आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस और बैंकिंग स्पेस में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है और येस बैंक में भी जो है चेंजेस देखने मिल रहे हैं। हालांकि आज के दिन के ट्रेड में मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। और चलिए अब बारी है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। तो सबसे पहले आशीष जी आपका रुख करेंगे, बताएं आज आपकी वीआईपी पिक्स कौन सी हैं? जी, मेरा जो पिक कल के लिए रहेगा वो रहेगा आरबीएल बैंक। इसको 167 रुपए पे बाय करने की सलाह है और मेरा टारगेट 175 से 180 के बीच में कल का, और इस महीने का जो टारगेट है वो 200 रुपए भी पॉसिबल है। रीजन ये है कि जो बैंक का जो मार्केट कैप है अभी भी सिर्फ 10,000 करोड़ पे मार्केट कैप पे बैंक मिल रहा है और जो बुक वैल्यू है करीब 220 रुपए की बुक वैल्यू है और शेयर अभी भी इतना सस्ता 167 रुपए के आसपास मिल रहा है। प्लस जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज थे लास्ट ईयर में, उनका जो लॉसेस था वो सब अब खत्म हो गया और प्लस लास्ट 2 क्वार्टर काफी अच्छे रहे बैंक के। तो पहला पिक मेरा आरबीएल बैंक रहेगा। और जो यदि कोई निवेशक 6 महीने के लिए कोई स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले भी बात कर रहा था, गुजरात पे पावर पोर्ट लिमिटेड काफी अच्छा स्टॉक नजर आता है क्योंकि एक तो वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। एक एमएनसी कंपनी एपीएम टर्मिनल की
ये अब सब्सिडरी बन गई है। और यदि शेयर होल्डिंग पे इसके नजर डालें तो 44% शेयर एपीएम टर्मिनल के पास में और 44% ही शेयर्स एफआईआईज और डीआईआईज जिसमें वन ऑफ द बेस्ट नेम्स है उनके पास में स्टॉक जमा हो गए हैं। तो काफी कम फ्लोटिंग स्टॉक है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो उसमें भी हमने काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट लास्ट 2 क्वार्टर में आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखना चाहिए, अभी भी काफी सस्ता है। बिल्कुल। और केवल आपकी वीआईपी पिक्स कौन कौन सी हैं? बिल्कुल। मेरी जो पहली वीआईपी पिक रहेगी वो रहेगी भारत फोर्ज। आज का ये बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट न्यू हाई पे दिखा रहा है। मेरे जो लेवल्स होंगे भारत फोर्ज के लिए, मैं अभी भी 999 का जो मैजिक फिगर है उसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस केस में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 830 रुपए और 999 के ऊपर मेरा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 1240 रुपए। इस निवेश की अवधि अराउंड 3 से 5 महीने के बीच में रहेगी। दूसरा पिक जो मेरा है वो है जेएम फाइनेंशियल। जेएम फाइनेंशियल ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद रीटेस्ट पे गया था। मैं पर्सनली जो भी रिटेस्ट वाले कैंडिडेट्स होते हैं उसको मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं क्योंकि वो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं। तो जीएम फाइनेंशियल आप करंट भाव पे खरीद सकते हैं 8350 पे और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 73 रुपीज का रहेगा। उसका टारगेट 97 एंड 110 रुपए रहेगा। और मेरा तीसरा जो पिक है वो ये रिफाइनरी सेक्टर से है, MRPL मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम। ये जो इसका आज का भाव है 6150, आप यहाँ पे बाय करिए। स्टॉप लॉस रहेगा 52 रुपीज का और आपके लिए 2 टारगेट रहेंगे MRPL में 71 एंड 81 रुपीज और इसका जो नजरिया रहेगा 5 से 6 महीने का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे केवल और इसके साथ ही आशीष जी आप दोनों का हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।